तो उससे ये तय हो गया कि अगर हम ये कह रहे हैं कि बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसका क्या मतलब है। तो वहीं से शुरू करते हैं। तो हमने ये लास्ट टाइम मेंशन किया था आपको मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन में कि V हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस को, और P हम लेंगे प्रेशर ऑफ गैस को। देन एट कांस्टेंट टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ ये स्टेटमेंट बनी, वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मैंने आपसे कहा था प्रोपोर्शन के निशान के बाद अगर किसी चीज़ को इन्वर्स में लिखा जाए तो हम इस निशान को पढ़ते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये बन गया वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहाँ तक हमने आपसे बात की। अब मैथमेटिकली अगर हम इस रिलेशन को इक्वेशन में चेंज करें, यानी प्रोपोर्शन के निशान को इक्वल से रिप्लेस करें, तो हमें एक अदद कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ इंट्रोड्यूस करना होगा। ये ऐसे हो जाएगा। ये बात हमने पढ़ रखी है एलिमेंट्री क्लासेस में, और अभी मैं इसे वेरीफाई भी करवा देता हूँ कि जब हम प्रोपोर्शन को इक्वल में चेंज करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट से अपनी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो अगर मैं इस कांस्टेंट को के से, स्मॉल के से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये ऐसे हो जाएगा। हियर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। जैसी बात है, फिर जो चीज़ डिनोमिनेटर में है यानी प्रेशर, अगर मैं उसे दूसरी साइड पर ले आऊँ तो वो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो इक्वेशन बनी है 1, ये इक्वेशन आपको ये बता रही है कि अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करूं, यानी उन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करूं जो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, तो मेरा आंसर हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर आएगा। ये जो इक्वेशन 1 है, अब एक एक करके ज़रा समझ समझ के हम बातें बताते जाते हैं। इक्वेशन 1 जो है हम इसे कहते हैं सिंगल स्टेट फॉर्म ऑफ Boyle's law, and K is proportionality constant। तो पहली बात तो ये है कि ये फॉर्मूला जो इक्वेशन 1 में है, इसमें प्रेशर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके K आया, तो इसको हम कह रहे हैं सिंगल स्टेट फॉर्म, इसलिए कि इसमें एक प्रेशर और एक वॉल्यूम है। इसका मतलब है हम आगे एक डबल स्टेट फॉर्म जब डिराइव करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा कि उस डबल स्टेट फॉर्म में हमारे पास 2 प्रेशर और 2 वॉल्यूम होंगे, यानी वहाँ 2 स्टेट्स का तस्करा होगा, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। तो यहाँ चूंकि सिर्फ एक ही स्टेट का तस्करा है इसलिए ये सिंगल स्टेट है। ये बात हम जब डबल स्टेट पर पहुंचेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब ये बॉयज लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म हो गई एक तरह से, पी वी टू के। इससे क्या पता चल रहा है कि जब भी प्रेशर और वॉल्यूम मल्टीप्लाई होंगे आंसर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बराबर आएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने आपसे अभी कहा थोड़ी देर पहले कि ये जो आप बचपन से सुनते पढ़ते आए हैं कि प्रोपोर्शन को रिप्लेस करके इक्वल बनाएं तो एक कांस्टेंट बीच में आ जाता है, तो वो मैंने किया और उससे मुझे ये रिलेशन मिल गई कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये मैं 1 मिनट में वेरीफाई कर देता हूँ कि ये क्यों करते हैं हम। भाई ये इसलिए करते हैं
कैसे ही होता है? अरे भाई ऐसा होता है क्या मतलब? ये देखिए ज़रा गौर से। एक दफ़ा फिर जो कल काम मैंने किया था वही मैं यहाँ आपके सामने करने जा रहा हूँ और ये रफ़ है मेरा आपको समझाने के लिए। जिसका मतलब क्या है, जिस तरह ये मैंने एक साइड विंडो बना के लिख रहा हूँ, आप कहीं अलग से नोट करेंगे और जब आप इम्तिहान में अपना जवाब लिख रहे हैं, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको समझाने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं और ये क्या है? मैंने आपके सामने एक डाटा बनाया था वॉल्यूम और प्रेशर का। ये समझाने के लिए कि एक चीज़ डबल करें तो दूसरी चीज़ हाफ़ हो जाए, तभी वो एक-दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैंने आपसे कहा था प्रेशर है 180 एम, तो फ़र्ज़ कर लें वॉल्यूम है 1000 एमएल। अगर मैं प्रेशर को डबल करके 280 एम करूँगा तो वॉल्यूम 500 एमएल रह जाएगा। अगर मैं प्रेशर को और डबल करके 480 एम कर दूँ तो वॉल्यूम और आधा होके 250 हो जाएगा। अगर मैं प्रेशर और डबल करके 880 एम करूँ तो वॉल्यूम और आधा होके 150 एमएल रह जाएगा, 125 एमएल रह जाएगा। इस तरह ये टोटल 4 दफ़ा आपने प्रेशर डबल किया और चारों दफ़ा वॉल्यूम हाफ हो गया। तो इससे मैंने साबित किया कि ये दोनों एक-दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। द वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और इवन यू कैन से प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये दोनों तरफ से बहरहाल वैल्यूएबल है। तो अब जो थोड़ी देर पहले आपने मैथमेटिकल डेरिवेशन की, उसने मुझे क्या नतीजा दिया कि अगर 2 चीज़ें आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो मैथ्स कहती है, इस लॉजिक से जो मैंने अभी-अभी की, कि जब भी आप उन दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कांस्टेंट आएगा। तो करके देखते हैं ना। अब आप देख रहे हैं आपके पास प्रेशर की वैल्यूज़ चारों अलग-अलग हैं, वॉल्यूम की वैल्यूज़ भी चारों अलग-अलग हैं, बिल्कुल हैं अलग-अलग, लेकिन चूँकि ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो हमारा फ़ॉर्मूला सजेस्ट करता है कि आप चारों दफ़ा प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर सेम आएगा। ज़रा करें, फर्स्ट प्रेशर था 180 एम और वॉल्यूम था 1000, 1000 और 1 को मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 1000। अब सेकंड वैल्यू में वॉल्यूम हो गया 500, प्रेशर हो गया 280 एम, दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 1000। तीसरी दफा वॉल्यूम है 250 और प्रेशर है 4, मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 1000। चौथी है 125 और ये प्रेशर है 8, दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 1000। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, कि अगर दो वैल्यूज आपस में आइडियली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो उनमें एक और प्रॉपर्टी क्या होगी? whenever you multiply them you will get the same answer again and again and again and again, which is called proportionality constant. तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन 1 में हमने सिंपल कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करके फॉर्मूला डिराइव किया है, ये उसका सबूत है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर दो चीजें आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो उनको मल्टीप्लाई जब भी करेंगे आंसर सेम आएगा। जैसे यहाँ आ रहा है 1000 इस तरह आप, अगर अगली दफा कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो अब आपके पास एक नहीं दो जवाबात हो गए। पहला तो वही जवाब है जो कल मैंने बार बार रिपीट किया, कि एक चीज जिससे मल्टीप्लाई की जाए, दूसरी चीज उसी नंबर से डिवाइड हो जाए, तो फिर दोनों क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाती हैं। अगर एक चीज जिस फैक्टर से बढ़े, दूसरी चीज उसी फैक्टर से कम हो, एक चीज जिस प्रोपोर्शन से बढ़े, दूसरी चीज उसी प्रोपोर्शन से कम हो, देन दे आर कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये तो पहली थी ना। अब दूसरी क्या हो गई? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल अगेन एंड अगेन, देन दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर दो चीजें आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो आप जब भी उनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर सेम आएगा। ये उनकी एक और खूबी होगी। तो अब इसी खूबी के बायस हमने कहा कि हम चास बॉयज लॉ की एक और स्टेटमेंट बना देते हैं फिर। तो अब यहां लिखा जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन रीस्टेट द बॉयज लॉ एस। हम बॉयज लॉ को एक और तरीके से स्टेट कर सकते हैं और वो तरीका क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोडक्ट of volume of the given mass of gas and its
pressure is always constant. So constant टेम्परेचर पर किसी भी गैस के गिवन मास का वॉल्यूम और उसका प्रेशर जब भी मल्टीप्लाई किया जाए उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। यही बात हमें नजर आई है ऊपर डेरिवेशन में। हमने कहा ये आप एज ए सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ बॉयज लॉ लिख सकते हैं। यानी बॉयज लॉ को आप चाहें तो ऐसे स्टेट करें कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, और या फिर इस तरह स्टेट करें कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस एंड इट्स प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट। और अगर इस तरह से करते हैं, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आप जितनी दफ़ा चाहें वॉल्यूम को चेंज करें प्रेशर चेंज होगा, या जितनी दफ़ा चाहें प्रेशर को चेंज करें वॉल्यूम भी चेंज होगा, लेकिन उनको जितनी दफ़ा चेंज होने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही आएगा। जैसे मैंने अभी आपके सामने किया, मैंने 4 दफ़ा वॉल्यूम को चेंज किया है, 4 दफ़ा प्रेशर को चेंज किया है, बट हर दफ़ा जब उन्हें मल्टीप्लाई किया तो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हालांकि हर दफ़ा चेंज हुई हैं लेकिन प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो अब अगर आप कहें तो मैं पहली वाली वैल्यू को P1 और V1 कह दूं, प्रेशर को P1, वॉल्यूम को V1 की, ये मेरी फर्स्ट रीडिंग थी, तो द प्रोडक्ट इज 1000। सेकेंड रीडिंग P2 V2 कहलाए, थर्ड रीडिंग P3 V3 कहलाए, फोर्थ रीडिंग P4 V4 कहलाए, एवरी टाइम योर प्रोडक्ट इज सेम। तो इसी बात को बेस बनाते हुए हम एक डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम ये कहते हैं कि लेट V1 is initial volume and P1 is initial pressure. Then, so according to this statement, when you multiply this pressure and volume, initial pressure and initial volume, we will get this proportionality constant. हमें वही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिलना चाहिए, क्योंकि तो तय हो गया कि जब भी आप प्रेशर वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या इनिशियल क्या फाइनल, हमेशा एक ही आंसर आएगा। और फिर इसी को आगे बढ़ाकर कहा सिमिलरली अगर V2 है फाइनल वॉल्यूम और P2 है फाइनल प्रेशर, तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट अगेन कांस्टेंट के बराबर होगा। तो हमारी बात जस्टिफाई हो रही है। हमने तो 4 दफा कर दिया था, यहाँ तो फिर सिर्फ 2 दफा कर रहे हैं आप कि इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम दे आर इक्वल टू द सेम कांस्टेंट के। तो अगर ऐसा है तो मैं ये लिख सकता हूँ बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 2 एंड 3 के P1 V1 भी K के बराबर था और P2 V2 भी K के बराबर है, जिसका मतलब है ये दोनों आपस में बराबर है। और अब ये जो फॉर्मूला आपके सामने आया इक्वेशन 4 में, इसमें आपको क्लियरली नजर आ रहा है यू हैव 2 सेट्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। एक इनिशियल सेट है और एक फाइनल सेट है। एक P1 V1 है, एक P2 V2 है। तो एक इनिशियल फाइनल प्रेशर वॉल्यूम है, एक फाइनल प्रेशर वॉल्यूम है। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे डबल स्टेट फॉर्म, क्योंकि इसमें 2 स्टेट्स हैं, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। पिछली दफा जो फॉर्मूला निकाला था PV इक्वल्स टू K, उसमें सिर्फ एक ही स्टेट थी, इसलिए वो सिंगल स्टेट का फॉर्मूला था। ये डबल स्टेट का फॉर्मूला है। तो आप लिख सकते हैं कि इक्वेशन 4 represents double state form of Boyle's law। और यही हम न्यूमेरिकल से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और इसी में हम ये अंदाज़ा दिला रहे हैं कि ये तो हमने अपनी आसानी की खातिर 2 स्टेट्स ले लिए हैं कि इस तरह न्यूमेरिकल करने में आसानी रहती है, वरना पीछे डेटा में भी शो कर दिया। आप जितनी दफ़ा प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करेंगे प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो चाहे आप 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा करें, 4 दफ़ा करें, तो इसका मतलब है मैं यूँ कह सकता हूँ कि फॉर
मल्टीपल स्टेट्स, अगर बार बार प्रेशर और वॉल्यूम चेंज किया जाए तो कहानी ये होगी कि इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम, दूसरी दफ़ा जो प्रेशर और वॉल्यूम बना, तीसरी दफ़ा जो प्रेशर और वॉल्यूम बना, और जितनी दफ़ा आप प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करते रहे हर दफ़ा दोनों का प्रोडक्ट बराबर आएगा। ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की दूसरी अहम खूबी। पहली बात ये थी कि एक वैल्यू जिस फैक्टर से बढ़ती है दूसरी वैल्यू उसी फैक्टर से कम होती है, दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और अब ये सामने आ गई बात, इफ टू थिंग्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू चेंज देयर इंडिविजुअल वैल्यूज, बट देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम। तो ये हमने उसी अंदाज से डेरिवेशन पूरी कर दी। और एक आखिरी बात इसमें अगर मैं एड अप कर दूं, इट कैन ऑल्सो बी गिवन एज, तो अब हम एक डायग्राम की मदद से सारी सिचुएशन को समराइज कर देते हैं जो हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आपको बताई है। ऐसे एक रेक्टेंगल बनाएं जिसको बीच में डायगोनल बना दें ऐसे। तो अब आपको तो खुद एक प्यारी सी चीज देखेंगे। हमने आपसे कहा जब ये मान लीजिए ये प्रेशर है, कितना बड़ा मैंने पी बना दिया, जितना बड़ा पी बन रहा है इसका मतलब है उतनी ज़्यादा प्रेशर की वैल्यू है। जब प्रेशर इतनी ज़्यादा है, प्रेशर की वैल्यू इतनी बड़ी है, तो वॉल्यूम को क्या होना चाहिए, बहुत ही कम। देख लीजिए वॉल्यूम बहुत ही छुन्ना सा बना है। सो एट हायर प्रेशर वॉल्यूम इज़ वेरी लो। अब जिस प्रोपोर्शन से आप प्रेशर को कम करते जाएंगे उसी प्रोपोर्शन से वॉल्यूम ज़्यादा होता जाएगा। तो अब कम और ज़्यादा को हम इस डायग्राम में साइज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब पी बड़ा बनाया है तो इसका मतलब है ज़्यादा प्रेशर, अब पी छोटा बनता जा रहा है इसका मतलब है प्रेशर कम होता जा रहा है, और जब पी बहुत ही छोटा हो जाएगा इसका मतलब है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब देख लीजिए जिस तरह पी छोटा होता जा रहा है उसी प्रोपोर्शन से वी बड़ा होता जा रहा है। तो ये डायग्राम एक एक्सेलेंट एग्जांपल है ये समझाने की कि द प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, और जिस पैटर्न और जिस प्रोपोर्शन से एक वैल्यू कम हो रही है एग्जैक्टली उसी अंदाज से दूसरी वैल्यू ज़्यादा हो रही है। तो अब मैंने आपके सामने वॉइस लॉ की स्टेटमेंट लिख दी और वॉइस लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन पूरी कर दी। ये दो तरीके पूरे हो गए और इसी से हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमें इसके न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो फॉर्मूला भी पता चल गया। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई ना। तीसरी चीज़ जो हम बॉयज़ लॉ के लिए इस्तेमाल करते हैं बॉयज़ लॉ को समझाने के लिए वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपसे कहा था साइंस की दो इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं, एक मैथ्स और एक ग्राफ। तो हम साइंटिफिक लॉस को, साइंटिफिक टेक्निक्स को, उसकी बातों को ज़्यादातर मैथमेटिकल फॉर्मूलों के ज़रिए और ग्राफिकल शेप्स के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। जब हमें कोई बहुत बड़ी चीज़ या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को मुख्तसर तरीन तरीके से प्रेजेंट करना हो तो एक तरीका है मैथमेटिकल फॉर्मूले या इक्वेशंस और दूसरा तरीका है ग्राफ। तो अब हमने मैथमेटिकली पूरे बॉयज़ लॉ के लिए सिंपल स्टेटमेंट बना दी, P1 V1 is equals to P2 V2. The initial product of the pressure and volume must be equals to the final product of the pressure and volume. When you say this, हर समझदार और साइंस की जानबूझ रखने वाले बच्चे की समझ में आ गया कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट हर स्टेट में तभी बराबर होता है इफ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है ना। अब ग्राफ में भी हम क्या बताना चाहते हैं कि जब दो चीज़ें आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हों और हम उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ का ग्राफ बनाएं। देख लेना मैंने चार वैल्यूज़ तो निकाली नहीं है, P1 P2 P3 P4। अगर मैं उन्हें ग्राफ में प्लॉट कर दूं तो मुझे हाइपरबोलिक कर्व, एक ख़ास किस्म का कर्व मिलता है जिसको हम कहते हैं हाइपरबोलिक कर्व। तो वही कर्व हम यहाँ बनाएंगे। तो आपको शेप से याद हो जाएगा कि हमेशा ये शेप इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। तो हमारे सिलेबस में आगे जहाँ भी आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे दोबारा, आप जब भी वहाँ ग्राफ बनाएंगे वो यही शेप बनेगा। तो यहाँ पर ये बता दें कि ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस and its pressure is hyperbolic curve।
तो जब भी आप वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस और उसकी प्रेशर के दरमियान ग्राफ बनाते हैं वो हाइपरबोलिक कर्व आता है। आपको इन एक्चुअल वहाँ कोई ग्राफ नहीं बनाना, ग्राफ पेपर नहीं मिला हुआ होगा कि बैठे हुए ग्राफ नाप तोल के बनाए। हाँ, ग्राफ आप रफ सा सादा कागज़ पर ही बनाएंगे जो बगैर वैल्यूज़ को यूज़ किए हुए जस्ट एक टेंटेटिव सा बनेगा, जैसे मैं बना रहा हूँ। हम शो करेंगे कि द प्रेशर इज़ ऑन एक्स एक्सिस एंड द वॉल्यूम इज़ ऑन वाई एक्सिस एंड द शेप ऑफ द ग्राफ इज़ लाइक दिस। दिस इज द शेप ऑफ हाइपरबोलिक कर्व। तो ये हमारे सामने ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन आ गई। छोटी सी सी बात है, कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं आई इसमें। तो अब तीन बातें बॉयल्स लॉ की हो गई। नंबर 1 डिस्क्रिप्शन, नंबर 2 मैथमेटिकल फॉर्म और नंबर 3 ग्राफ। अब आखिरी चीज है जिसके बाद बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो अब हम अपने इस बॉयल्स लॉ को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से समझाना चाहते हैं, यानी हम ये बताना चाहते हैं कि जो कुछ हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ा था वो भी यही कहता है कि जब प्रेशर को डबल करेंगे वॉल्यूम आधा हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये निकला कि हमारा लॉ जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की अकॉर्डेंस में है और जैसा वो कहता है वैसा ही हमारा। तो ये साबित कर दीजिए ना भाई कि ये बात हमारी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी सजेस्ट करती है। क्या सजेस्ट करती है? ये नहीं कि वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये दोबारा मुझे मत कहिएगा, एग्जैक्ट बात कहिएगा। प्रेशर डबल करेंगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम डबल करेंगे प्रेशर हाफ हो जाएगा, यानी ये प्रोपोर्शन के साथ बताना होगा। तो ये बात हम यहाँ कैसे बताएंगे, आइए देखते हैं। क्या जुमला लिखा? According to kinetic molecular theory, KMT is short form of kinetic molecular theory. According to kinetic molecular theory, if the volume of the given mass of gas is reduced to half at constant temperature, सिचुएशन दी हमने, अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जो कि बॉयल्स लॉ की शर्त है और हम किसी गैस का वॉल्यूम आधा करते हैं, तो अब बताइए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है। तो हमने कहा अगर फर्ज कर लें आप वॉल्यूम आधा कर दें जबकि टेम्परेचर है कांस्टेंट, तो आपको याद आएगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का थर्ड लॉ ऑफ पोस्टुलेट था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और उस वक्त मैंने आपसे कहा था अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। यहाँ क्या हुआ है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी शुड बी कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब है वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही। हाफ एम वी स्क्वायर में वी तो वेलोसिटी है ना। इसका मतलब है कि अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर हैं और किसी गैस का वॉल्यूम आधा कर देते हैं तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी से पहले मूव कर रहे थे अभी भी उसी वेलोसिटी से मूव करेंगे। आप जिस वेलोसिटी से पहले भाग रहे थे अभी भी वही उसी तरह भागेंगे। तो आपको हमने गेम दिया हुआ था कि सामने वाली दीवार को हाथ लगा के आइए,
आप भागते थे, दीवार को हाथ लगाकर वापस आते थे, आपको 2 सेकंड लगते थे, 2 सेकंड में एक दफ़ा चक्कर लगाते थे आप। अगर मैं दीवार करीब ले आऊँ और जो डिस्टेंस आप तय करते थे वो आधा कर दूँ, तो अब क्या होगा, अगर आप अब भी उसी वेलोसिटी से भागेंगे, जगह आधी हो गई है, तो अब आप 2 सेकंड में 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा दीवार को टकरा कर आ जाएँगे, क्योंकि जगह आपने आधी कर दी है और आपकी वेलोसिटी तो वही है। तो इसी तरह अगर आपने गैस का वॉल्यूम आधा किया, जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो अब जब जगह आधी हो जाएगी तो गैस के मॉलिक्यूल अपने कंटेनर की दीवारों से डबल दफ़ा टकराएँगे। दीवारें करीब आ गई हैं तो वो डबल दफ़ा टकराने का मतलब जितनी दफ़ा गैस के मॉलिक्यूल अपने कंटेनर से टकराते हैं वो प्रेशर लगाते हैं, और अगर उनकी तादाद डबल हो गई तो उनका प्रेशर भी डबल हो जाएगा। यही तो हम कह रहे हैं, जब आप वॉल्यूम आधा करेंगे प्रेशर डबल हो जाएगा। तो ये बात आसान से लफ्जों में लिख ली जाए अगर, तो यूं लिखी जाएगी कि according to kinetic molecular theory, if the volume of the given mass of gas is reduced to half at constant temperature, then there will be no change in kinetic energy and velocity of the molecules of gas. However, as the available space is reduced to half, number of collisions of the molecules with the walls of their container becomes doubled, due to which pressure also becomes doubled, which is according to Boyle's law. यानी वही पूरी बात लिखी गई कि अगर केएमटी के मुताबिक वॉल्यूम आपने गैस का आधा किया जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर ऐसा है तो गैस की काइनेटिक एनर्जी या उनके वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि आपने जगह आधी कर दी है तो अब गैस के मॉलिक्यूल्स की जो दीवारों से कोलिजन्स हैं वो डबल हो जाएंगी, क्योंकि पहले के मुकाबले में अब उन्हें आधा डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है दीवार तक पहुंचने के लिए, और अगर वेलोसिटी वही है तो वो दो दफ़ा दीवार तक पहुंच जाएंगे। इस तरह उनके कोलिजन्स डबल होंगे, और कोलिजन्स डबल होने का मतलब है प्रेशर डबल हो जाएगा। तो सिचुएशन क्या हुई, आपने वॉल्यूम आधा किया, प्रेशर डबल हो गया। मैंने यही कहा था, एक को आधा करें दूसरा डबल हो जाएगा। अब आप प्रेशर अगर डबल करते, वॉल्यूम आधा, आप इस तरह भी समझा सकते थे, हमने इस तरह से समझा दिया। सो ये एक छोटा सा पैराग्राफ है अबाउट दी एक्सप्लेनेशन फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इस तरह भी 4 बातें हो गई, स्टेटमेंट, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, और ये एक्सप्लेनेशन फ्रॉम केएमटी। अमूमन ये जब सवाल पूरा आता है तो 4 मार्क्स का आता है, और लैंग्वेज होती है स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ। तो अगर वो कहें स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ, तो यू आर सपोज टू राइट 4 पॉइंट्स: statement, mathematical explanation, graphical explanation, and the explanation from kinetic molecular theory. That completes for 4 marks. ठीक हो गई बात। अब इसके बाद हमारा काम बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स करना है, जिसमें यही डबल स्टेट फॉर्म वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये काम हम करेंगे अगली दफ़ा। तो आप सबसे कहना ये है कि आप कैलकुलेटर अपना तैयार रखेंगे, क्योंकि जब हम करवाएंगे तो जाहिर सी बात है कैलकुलेशंस के लिए हम चाहेंगे सब बच्चे वहीं बैठकर खुद से कैलकुलेट करें, और ये इंतज़ार ना करें कि सर कैलकुलेट करके आंसर लिखेंगे, ताकि हमारी खुद की भी प्रैक्टिस हो थोड़ी सी। तो ये काम होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ये लेक्चर हम यहाँ आज ख़त्म कर रहे हैं।
कैलकुलेटर लिखना नहीं भूलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, एक चीज़ और याद दिला दूँ मैं आपको, वेडनेसडे के दिन, अब चूंकि हमारे टेस्ट भी तो होने हैं ना, तो वेडनेसडे के दिन आपका पहला टेस्ट होना करार पाया है। और चूंकि हफ्ते में एक ही दफ़ा टेस्ट होगा तो एक साथ 2 सब्जेक्ट्स का होता है, तो मेरे ख्याल में दूसरा उन्होंने आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा क्या है। मैं अपने सब्जेक्ट का बता दूं, तो मेरा टेस्ट वेडनेसडे को केमिस्ट्री का होगा, और ये चैप्टर 2 जो हमने पढ़ना शुरू किया है, टिल बॉयल्स लॉ, जहां तक हमने आज पढ़ लिया है वहां तक होगा। इसका मतलब है हम इस टेस्ट में फिलहाल बॉयज लॉ की जो न्यूमेरिकल, वो भी हम पीर को कर ही लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वो मैं नहीं शामिल कर रहा। मैं यहाँ तक जितनी बातें आपसे कही हैं उनको शामिल कर रहा हूँ। और ये भी बता दूं कि चूंकि फिलहाल वैसे बताए ट्रेडिशनल अंदाज का तो टेस्ट हो नहीं सकता, तो इट विल बी ऑल बेस्ड ऑन MCQs। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। हम आपको एक लिंक सेंड करेंगे, उस लिंक में गूगल ड्राइव का वो फॉर्म होगा, गूगल फॉर्म होगा, उसमें सवालात लिखे होंगे, और आप जो भी सही जवाब है उसे सेलेक्ट करते जाएंगे और आखिर में सबमिट कर देंगे। तो इट्स अ वेरी इजी थिंग। पहला टेस्ट है, इसलिए सिंपल सिर्फ MCQs, और फिर ज़रा आपको आदत हो जाएगी सब सब्जेक्ट्स के, ज़रा एक एक दफ़ा टेस्ट दे देंगे तो फिर हम कुछ कुछ थ्योरी भी लेना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बाकी क्लास में हम ऐसा कर रहे हैं। तो फिलहाल MCQs बेस्ड टेस्ट होगा, और तकरीबन 15 MCQs हम आपको देंगे उन टॉपिक से जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और फिर देखते हैं क्या होता है। तैयारी कीजिएगा इसकी, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।